हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम जो के यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। एंड आई टेल यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट बिकॉज इसमें से 2 एमसीक्यू तो आते ही हैं, कभी कभी 3 एमसीक्यू भी आते हैं। Just because the chapter is related to the beginning of a life, beginning of a biology, that is biological classification। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके माइंड में जितने भी आते हो, फिर वो माइकोप्लाज्मा हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो, अलगी हो, ब्राउन अलगी हो, या तो कोई बड़ा एनिमल हो, जायंट एनिमल हो, ब्लू व्हेल क्यों ना हो, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। इस वाले चैप्टर में सबको अपने अपने जगह दी हुई है क्लासिफिकेशन में। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। So we have a chapter second number from the 11th standard CBSE, biological classification, and in this topic I am going to describe you in detail about the introduction. I'll explore everything about introduction, then we will move towards one by one topic. Let's begin. You can say chapter number 1 we have already learned about the biodiversity. Yes, in chapter number 1 we already learned about the biodiversity. What was that biodiversity? Actually, diversity means changes. But if you talk about diversity among the living organism, so it is nothing but changes among the living organism. We know that in this whole world, there are variety of organisms are there. There are certain bacteria which can survive up to the 200 degrees Celsius also. There are certain bacteria which can survive inside the glacier also, inside the benthonic area also. मतलब ऐसे बैक्टीरिया है जो गर्मी में, बर्फ में, लावा में हर जगह पे रह सकते हैं। ऐसे एनिमल है, ऐसे मंकी है जो बेसिकली, जैसे हमें लंगूर देखे हमने, पूरा माउथ उनका बेसिकली जो हेड फोर्स मतलब फेस उनका होता है जो पूरा काला होता है। कुछ कुछ मंकी अलग होते हैं, मतलब स्पीसीज में भी अलग अलग चेंजेस हैं और स्पीसीज में भी चेंजेस होते हैं। ह्यूमन बींग्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, सर्वाइव ऑन द ग्राउंड, यस, बट मंकीज आर द सिमिलर 99.9% सिमिलरिटी विद अ मंकी of human being. They are also found on the you can say they are jumping from one tree to another tree. They are having similar character to us. हमारे जीन्स, हमारे सब फीचर उनसे मिलते हैं और हमारे पूर्वज भी वही थे। एनिमल में देखे तो कुछ पानी के अंदर है, कुछ एयर के अंदर घूम रहे हैं। मतलब दुनिया में इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको अगर हम इमेजिन करें तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कि ये वहां पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। सो द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। This feature is called as a biodiversity, and we are going to explore this chapter in detail from beginning of biodiversity. If I ask you very basically, BGA stand for blue green algae. According to the name, it's a blue green algae. Even though the color of this organism is a green, so if it is a green, how we will classify them, in which category? Whether we will classify them into the Monera, Plantae, Protista, Fungi or Animalia. It is not animal, it is not fungi. Okay, elude them outside, separate them. Not even Protista, elude it out, remove it. Now you have a Plantae and Monera. Okay, you have Plantae and Monera. So how you will classify blue green algae? Obviously, if someone don't know about BGA, then he will classify BGA as a plant. But BGA is actually one kind of a bacteria. कोई भी जनरली बीजीए को, ब्लू ग्रीन अलगी को फुल फॉर्म नाम आते सही वो बेसिकली उनको प्लांट में काउंट करेंगे, क्योंकि ये है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी, अलगी है तो बेसिकली किस में होगा, तो प्लांटी में होगा। लेकिन ये प्लांटी में नहीं आते, ये मोनेरा कैटेगरी में आते क्योंकि ये बैक्टीरिया एक प्रकार के। तो हम ऐसे ही पूरे चैप्टर में सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कुछ साइंटिस्ट से। जैसे अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी दुनिया में, सबसे पहले ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए थे, और वो कैटेगरी थी प्लांटी एंड एनिमेलिया। Yes, there was a scientist called as a Carolus Linnaeus who have also given his contribution in binomial and nomenclature by giving 2 epithet name, by giving 2 names to each every organism. Like one is a common name, we also called vernacular names, and second one is a scientific name. So ये concept Carolus Linnaeus ने दी थी। Carolus Linnaeus ने ये सिस्टम भी दी थी, इसे हम कहते हैं टू डोमेन
सिस्टम। क्या होता है ये टू डोमेन सिस्टम? टू डोमेन सिस्टम इज क्लासिफाई एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू कैटेगरी। फॉर एग्जांपल फंजाई, you can say animal, plant, flowering plants, non-flowering plant. Algae classify every organism into two category. So this is two category. We call them as a two domain system or two kingdom system of classification. This was given by the Carolus Linnaeus. ठीक है, ये कार्लस लिनियस ने दिया हुआ था, लेकिन इस थियरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? अब आप ये सोचो कि अगर आप सिर्फ प्लांट और एनिमल को डिवाइड करते हो तो फंजाई को कहां रखोगे? फंजाई ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है। और अगर आप प्रोटिस्टा के बारे में सोचो तो प्रोटिस्टा तो कहीं पे भी नहीं बैठ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये सोचो कि मतलब बैक्टीरिया कहां जाएंगे, तो ऑब्वियसली कार्लस लिनियस, ये जो काफी महान साइंटिस्ट थे, काफी फेमस साइंटिस्ट थे, तो उनकी बातें एक्चुअली सुनी गई। लेकिन अगर हम ये देखें तो फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया ये कहां प्लेस होंगे? ये कहीं पे भी प्लेस नहीं होंगे। ना तो ये अलगी में, ना तो ये प्लांट में जाएंगे, ना तो एनिमल में जाएंगे। तो अगर ये किसी पे भी नहीं बैठेंगे, तो अगर ये किसी कैटेगरी में भी नहीं बैठ रहे तो हमें इनको भी क्लासिफाई तो करना है ना। तो अगर इनको क्लासिफाई करना है तो हमें टू डोमेन सिस्टम नहीं चलेगी, हमें क्या चलेगी? उससे एडवांस। तो उसके एडवांस क्या होगी? अब ये देखिए 5, इससे एडवांस सिस्टम जो आती है वो सिस्टम साइंटिस्ट R.H. विटेकर साइंटिस्ट थे, R.H. विटेकर साइंटिस्ट। इन्होंने 1969 के अंदर नई टेक्निक डेवलप की थी। इन्होंने कहा था 5 डोमेन सिस्टम। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन थे? R.H. Whittaker, one of the famous contributory scientists who have given 5 domain system और 5 kingdom system of classification. इनसे बेहतर क्लासिफिकेशन की सिस्टम आज तक किसी ने भी डिस्क्राइब नहीं की है। So 5 domain system is also known as the 5 kingdom system of classification, which was given in 1969 by the scientist called as the R.H. Whittaker. R.H. Whittaker। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और वो 5 कैटेगरी थे। First category was Monera. Now what is Monera? Monera category कौन सी आ गई? All the bacteria are placed under Monera. Even the photosynthetic bacteria like blue-green algae, non-photosynthetic bacteria like E. coli bacteria, yes, pathogenic bacteria, non-pathogenic bacteria, industrial imported bacteria, सभी के सभी इसमें डाल दिए। Even the archaeobacteria, ancient bacteria, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। So all these are bacteria are placed under Monera. Second category is Protista. Second category is Protista. Third category you can call it fungi. Fourth category Plantae. And fifth category Animalia. अब हमारे एनसीईआरटी में जनरली ये नहीं पूछा जाता है कि 5 डोमेन सिस्टम के बाद भी कोई सिस्टम आई थी। तो यस, एक सिस्टम आई थी और वो भी काफी फेमस हुई थी, कार्ल बूस की सिस्टम। वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करता रहूं। मैं जनरली ये बिलीव नहीं करता हूं कि टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो तो हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाहर से भी कुछ चीजें पूछी जाती है जो उससे रिलेटेड होती है, लेकिन बुक में नहीं होती। तो वो भी पढ़ाना मेरा काम है, बिकॉज मैं वो जिम्मेदार पर्सन हूं जो आपका मार्क्स आगे लाने में आपको मदद करेगा। तो ऑब्वियसली ये मेरी भी ड्यूटी है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। तो मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब आप एनसीईआरटी कवर करोगे, उसके आसपास का पूरा बैकग्राउंड कवर करोगे। तो बैकग्राउंड भी मैं कवर करवाऊंगा। तो ये देखिए, scientist R.H. Whittaker has divided every living organism into the 5 category. All bacteria are placed under Monera. All Protista means amoeba, paramecium, euglenoids are placed under Protista. All bacteria in Monera. All amoeba, paramecium, euglenoids belongs to the Protista. Even though dinoflagellates जो कहते हैं ना, वो भी इसी में ही देखेंगे। Fungi मशरूम होते हैं। यस, हमें फंगल इन्फेक्शन, इचिंग के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम से होते हैं, रिंगवर्म इन्फेक्शन, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। खाने लायक जो फंजाई होते हैं, मतलब मशरूम, जैसे हम बटन मशरूम खाते हैं चाइनीज सूप में, तो वो भी मशरूम इसी में ही कैटेगरी में आते हैं। इवन तो जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन का जो हाफ पोर्शन होता है फंजाई का, वो भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है प्लांटिंग। ऑल द प्लांट लाइक एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, algae, thalloid plant, bryophytes, amphibian plant,
टेरिडोफाइट फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा किंगडम प्लांट में पढ़ाऊंगा आपको, तो उसी में ये चीजें आएगी, ठीक है। सो सभी प्लांट भी इसी में कैटेगरी में डाल दिया, सभी एनिमलिया। वर्टेब्रल कॉलम है तो वर्टेब्रेटा, वर्टेब्रल कॉलम नहीं है तो इनवर्टेब्रेट्स, नॉन वर्टेब्रेटा, ठीक है। तो वो सभी एनिमल इसी कैटेगरी में डाल दिए। अब आप सोचो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं बचता जो इनमें नहीं बैठता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे जिसे हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इन कैटेगरी में नहीं बैठते। फॉर एग्जांपल, वेयर यू विल पुट द वायरस, वेयर यू विल पुट यू कैन से viroids, where you will put prions। अभी इन ऑर्गेनिज्म को आप कहां डालोगे? viroids, smallest organism on earth, is it true? No, viroids उनसे भी छोटे हैं, बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा वायरसेस होते हैं, और वायरस और प्रायन की साइज नियर अबाउट इक्वल होती है। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें, यस। यहां वहां से मटेरियल उठा के ऐसे ही नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा जेन्युइन ही पढ़ाऊंगा, यस। मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता हूं, उसके बाद विकिपीडिया पढ़ता हूं, एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया पढ़ता हूं, और थोड़ा बहुत गूगल से भी रिसर्च करके आपके सामने आया हूं, ठीक है, ताकि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि हम जो क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन द डिट वेयर विच व्हाट ये सब चीजें नहीं पढ़ा रहे। लेकिन हाँ, इस लेक्चर के बाद जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना काफी बोर लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा यार मुझे तो सब समझ में आ ही गया, टेक्स्ट बुक में तो वही चीजें लिखी और मुझे बेटर समझ में आ गई। सो दैट इज अप टू यू। आई मस्ट से दैट यू मस्ट रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपको पढ़नी चाहिए। अगर 360 स्कोर करना है बायो में, यस 360 का होता है मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारा काम है कि आपको बेटर से बेटर दे दें। सो वायरस और प्रायन ये दोनों ऑर्गेनिज्म भी इस कैटेगरी में नहीं बैठते, वायरस ये भी इस कैटेगरी में नहीं बैठते, लेकिन ये तीनों तो असेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ना तो ये प्योर लिविंग है, ना तो ये प्योर नॉन लिविंग है, तो ये कैटेगरी डायरेक्टली बाहर है। Viruses are placed at the boundary between living and non-living just because they are not satisfying all the characters of living। इनके अंदर वो सभी कैरेक्टर नहीं है जो लिविंग के अंदर होते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सभी कैरेक्टर वो बिलोंग नहीं करते। इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता ही नहीं, बिकॉज वायरसेस होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनका प्रोटीन खा जाते हैं, इसके लिए तो होस्ट की डेथ होती है। तो ये कौन सी भी कैटेगरी में नहीं बैठते हैं, इनको हम कट कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है लाइकेन की। अब लाइकेन कौन है? Lichens are those organisms whose half body is made by the algae and half body is made by the fungi. So how you will place? अगर इनके अंदर half body algae की है तो algae तो plant ही है, half body fungi है तो ये तो इस कैटेगरी में, तो दोनों का मिक्स इवेंचुअल हम नहीं कर सकते, इन दोनों को कंपाइल जॉइंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑर्गेनिज्म जो है ना कौन सी भी कैटेगरी में नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी की मैं डिक्शनरी शुरू कर रहा हूं और यहीं पे मैं एंड कर दूंगा। सबसे शुरुआत अगर बायोलॉजी के अगर देखें हम तो सबसे पहला बैक्टीरिया, मतलब इवोल्यूशन चैप्टर में जब आप देखोगे तो इवोल्यूशन चैप्टर में आप देखोगे कि सबसे पहला जो बैक्टीरिया था दुनिया का वो था एक हेलोफाइट्स, मतलब पानी समुद्र में पाए जाने वाला सॉल्टी बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया में से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बीजीए का, ब्लू ग्रीन अलगी का, और उसके बाद धीरे 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 करके पूरी सृष्टि बन गई, पूरी दुनिया बन गई। हम कब आए? नो वन नोस। ह्यूमन बीइंग कब आए इस धरती पे? माइथोलॉजिकली अगर देखें तो बाकी काफी सारे बुक्स में है, लेकिन ह्यूमन बीइंग कब आए इवोल्यूशन ने एग्जैक्टली कभी नहीं बताया हुआ है, एटलीस्ट हमारे 12th स्टैंडर्ड तक तो नहीं बताया है, ठीक है। चलो हम देखते हैं, ये सब क्लियर हो गया। अब आपके सामने मैं एक नई सिस्टम लेके आता हूं, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड कार्ल वूज। सो लेट्स बिगिन विद दिस। हु वाज कार्ल वूज? Carl Wood was a person who have given 3 domain system of classification in the year 1990। 1990 में कार्ल वूज ने 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अभी उन्होंने ये 3 सिस्टम 1969 में जब आर.एच. व्हिटेकर एकदम परफेक्ट सिस्टम बनाई थी, तो इनको क्या जरूरत है बनाने की? ये भी डाउट आता है। अगर आप ये कहो कि यस इफ दिस मार्कर इज अ परफेक्ट, व्हाई शुड आई चेंज मार्कर? इज इट ट्रू और नो? इफ दिस सिस्टम इज ऑलरेडी वर्किंग एंड इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो व्हाई टू गो फॉर दिस वन? लेकिन इन साइंटिस्ट ने ये टेक्निक क्यों बनाई, मैं आपको बता रहा हूं। अब आप यहां पे देखिए दिस and this, all, what is the common between all of them? All are eukaryote,
करेक्ट है क्या नहीं? इन सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये सभी के सभी यूकेरियोटिक है, लेकिन ये जो है ये प्रोकैरियोटिक है। तो इन्होंने 3 डिवीजन किए। फर्स्ट डिवीजन बनाया उन्होंने आर्चियोबैक्टीरिया, फर्स्ट डिवीजन उन्होंने बनाया आर्चियोबैक्टीरिया। सेकंड डिवीजन उन्होंने बनाया यूबैक्टीरिया, और थर्ड डिवीजन उन्होंने बनाया यूकेरिया। What is meant by eukarya? Eukarya means all eukaryotic organism। अब आप देखो यूकेरियोटिक में इन्होंने किस किस को इंक्लूड किया हुआ था? इन्होंने इंक्लूड किया प्रोटिस्टा को, इन्होंने इंक्लूड किया फंजाई को, yes, he also included plantae and also included animalia. Now you just imagine guys, you just imagine what is difference between you can say Whitaker's and Carl Woolf's description. See, all these are eukaryotic organism. इन्होंने eukaryotic organism को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा मतलब बैक्टीरिया की एक कैटेगरी रखी थी, और इन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे? यू बैक्टीरिया, यू ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विच आर अवेलेबल नाउअडेज दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। मैंने पीएचडी की माइक्रोबायोलॉजी में हजारों बैक्टीरिया के नाम बता सकता हूं, शॉर्ट पीरियड है हमारे पास। यू बैक्टीरिया विच आर अवेलेबल नाउअडेज दे आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया, Escherichia coli बैक्टीरिया रिसेंटली अवेलेबल। अगर मैं यहां पे देखो, अगर यहां से मैं सैंपल लूं और इस सैंपल को न्यूट्रेंट अगार के ऊपर रखूं, तो देखो 24 घंटे में बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्म होगी, और गारंटी है अगर 10 कॉलोनी आती है तो एक कॉलोनी बैक्टीरिया की इकोला की होगी, मतलब होगी, बिकॉज इकोला बैक्टीरिया इज कॉल्ड मदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फाउंड एवरीवेयर। हर जगह पे आपको इकोला बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जूते के चप्पल के नीचे, मिट्टी से, और अगर आप अपनी स्किन से भी देखो ना तो इकोला बैक्टीरिया मिल ही जाएंगे, गारंटेड मैं देता हूं, जस्ट बिकॉज मैंने काफी साल वर्किंग किए हुए हैं, लेबोरेटरी में इजीली इकोला बैक्टीरिया मिल जाते हैं। सो इकोला बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आजकल के बैक्टीरिया है, आजकल के मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में ग्रो होते हैं। व्हाट इज आर्चियोबैक्टीरिया? आर्चियोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट हम किसको कहेंगे? पुराने, जैसे हमारे एंशिएंट होते हैं हमारे दादा परदादा, तो यू बैक्टीरिया के जो दादा परदादा होंगे उनको हम कहेंगे एंशिएंट बैक्टीरिया। मतलब कौन? आर्चियोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज एंशिएंट बैक्टीरिया। रिमेंबर द थर्ड नेम, दे आर आल्सो नोन एज एक्सट्रीमोफाइल्स। व्हाई वी कॉल देम एक्सट्रीमोफाइल्स? जस्ट बिकॉज, व्हाई वी कॉल देम एक्सट्रीमोफाइल? जस्ट बिकॉज this bacteria are found in extreme condition where we at least human being can't survive. For example, can we survive at a 172 degree Celsius, 192 degree Celsius? Obviously no. 70 तो क्या 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हम एयर कंडीशन कूलर ये सब चालू कर देते हैं। 50 सेल्सियस डिग्री भी नियर अबाउट हमारे यहाँ पे जाता है, और अगर राजस्थान साइड देखो तो वहां पे तो नियर अबाउट और भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो 172, 192, yes, Pyrolobus fumari is one bacteria which can grow up to the 192 degree Celsius, guys. एंड आपने जनरली पीसीआर में थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बैक्टीरिया भी 94 टू 97 डिग्री सेल्सियस टॉलरेट करते हैं। सो जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं हम उनको कहते हैं थर्मोफाइल्स। जो बैक्टीरिया प्रेशर में होते हैं, मतलब जो पानी के नीचे जो प्रेशर होता है वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं बैरोफाइल्स, बिकॉज बैरोमीटर यूजफुल फॉर मेजरिंग प्रेशर। जो बैक्टीरिया बर्फ में पाए जाते हैं, आइस में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सैक्रोफाइल्स। जो बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशन में मिलते हैं हम उनको कहते हैं एसिडोफाइल्स, एसिडोजेंस। जो मीथेन में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। लाइक जब हम बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं तो मिथोजेन जेन्स यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने मैंने क्लासिफिकेशन रख दिया, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं आपको 50 एमसीक्यू जब कराऊंगा इस चैप्टर में मैं पूरा एंड हो जाएगा तो उसके बाद आपको एमसीक्यू भी आएंगे। तो उस एमसीक्यू में से 50 एमसीक्यू होंगे और 50 में से 50 आपको इजीली आ जाएंगे आपको एमसीक्यू सॉल्व करके, जस्ट बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट every concept। 2 domain system was given by Carl, yes, 2 domain system was given by Carolus Linnaeus, 3 domain system was given by Carl Woese, 5 domain system was given by R.H. Whitaker, which is the most acceptable theory, R.H. Whitaker, later on Carl Woese, but most rejected theory was theory of a Carolus Linnaeus 2 domain system। आप खुद भी समझ सकते हो कि अगर आप सिर्फ एनिमल और प्लांट को बिलीव करोगे तो बाकी सब कहां जाएंगे, ठीक है ना? पैरासाइट कहां जाएंगे, बैक्टीरिया कहां जाएंगे? पूरी दुनिया में मैं तो कहता हूं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑर्गेनिज्म होंगे तो होंगे बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया की न्यूट्रंट अगर के ऊपर मान लो एक साथ 20 कॉलोनी आती है, तो एक कॉलोनी, ये देखो ये बैक्टीरिया की मतलब ये एक न्यूट्रंट डिश है, प्लेट है, प्लेट में से बैक्टीरिया की कॉलोनीज आती है, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। अब आप सोचो, आपने सुना कोई बैक्टीरिया को हम देख नहीं सकते, नहीं देख सकते, ठीक है, एक बैक्टीरिया को नहीं देख सकते ना, लेकिन अगर 10 लाख बैक्टीरिया पास में आ जाए तो हम देख सकते हैं। 10 लाख बैक्टीरिया जब पास में आएंगे तो एक कॉलोनी बन जाएगी ना। तो ये देखिए, एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 या तो 20 लाख बैक्टीरिया होते हैं। ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक कॉलोनी की साइज या तो 1 mm होती है या तो 2 mm होती है, कभी कभी बड़ी भी होती है। 1 mm भी अगर साइज हो ना, तो 1 mm में 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। 10 लाख, मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई है 7-8 साल पढ़ाई है मैंने। एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होते हैं, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। ये बैक्टीरिया डिवाइड हो गए बाइनरी फिजन से, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मोनेरा में। और इससे डिवाइड होकर बैक्टीरिया नियर अबाउट 10⁻⁶ बन जाते हैं 24 आवर्स में। 10⁻⁶, तो 10 लाख बैक्टीरिया हो गए ना। 24 घंटे में बैक्टीरिया 10 लाख मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, याद रखें। दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप ये चीज समझ गए होंगे कि आपने क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में समझ लिया। अगर टाइटल जो होता है चैप्टर का, वो अगर टाइटल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ जाए तो बस ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर मेरा एक फ्रेंड मुझे कहता है कि हम क्या मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, मैं उससे पूछता हूँ कि कौन सी मूवी है, वो कहता है राजनीति। अब टाइटल ही है राजनीति, मतलब पॉलिटिक्स के बेस पे होगा। अगर मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं तो मैं फिर कहूंगा नहीं चलना मेरे। सेम वे, अगर आपको चैप्टर का टाइटल का मतलब प्रॉपरली नहीं समझ में आता है ना, तो चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं समझेगा, आपको इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। आप ये मत सोच के चलिए कि हमें ये नीट में आने वाला है, आप ये सोच के चलिए कि हमें इससे कुछ अच्छा सीखना है। अगर आपसे प्रेशराइज रहोगे कि नीट में आएगा तो एग्जाम में आएगा भले, लेकिन आपको आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे दिल से एंजॉय करके सीखते हो ना, तो सीख जाओगे। जैसे अगर कोई ड्राइविंग सीखता है प्रेशराइज करके, यार सामने वाले को उड़ा दूंगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर बिंदास चलाएगा तो देखो 15 दिन में वो डायरेक्टली ड्राइविंग करने सीख लेगा। मेरा जैसे इंटेंशन यही है कि आप दिल से पढ़ो। थैंक यू। So dear all students, this is the picture of a scientist R.H. Whittaker who have given contribution in 5 domain system of classification in 1969. I am going to explain you by using my graphic pen tablet. So just let me pick a color. Okay, let's begin. So he is a scientist R.H. Whittaker in 1969. He has given 5 domain system of classification, and he has given some points. On the basis of this point, he has selected this 5 domain system of classification. So let's begin with this point. So this table is given in your NCERT textbook. So I'm going to describe you this table in detail. Let's begin. So R.H. Whittaker साइंटिस्ट ने ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखते हो, दिस इज कैरेक्टर एंड these are the 5 kingdoms. So he has divided 5 kingdoms such as a kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, and kingdom Plantae, kingdom Animalia. So these are the 5 kingdom. Let's begin. So first one is cell type. Now what does it mean by cell type? अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो हम उसे कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मान लो सेल डायरेक्टली ऐसा है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक. सो प्रो मीन्स इमेच्योर और डायरेक्टली यू कैन से एब्सेंस, एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. यू मीन्स ट्रू. अब हमने देखा ना यू बैक्टीरिया, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, सो यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस. सो दिस प्रोकैरियोट डू नॉट हैव न्यूक्लियस मीन्स बैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ये माइंड में फिक्स कर लो, गांठ बांध लो माइंड में, ठीक है. बैक्टीरिया मतलब मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होता है. अब प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होता है, तो हाँ प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है. फंजा, यस दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. प्लांटी, दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक, एंड एनिमलिया, दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. ओके. सो सेकंड कैरेक्टर सेल वॉल. अब सेल वॉल मतलब जनरली कोई भी सेल के ऊपर, मान लो ये एक सेल है, तो उसके ऊपर वॉल हो सकती है,
और कोई कोई सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर वॉल नहीं होते, जैसे हम एनिमल है तो एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए फर्स्ट मोनेरा, तो मोनेरा बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है, तो हाँ बैक्टीरिया दे पजेस सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है। और सेल वॉल किससे बनी हुई है? नॉन सेल्यूलोजिक। अब यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं नॉन सेल्यूलोजिक? क्योंकि प्लांट में ज्यादातर सेल वॉल होती है, और प्लांट में यहाँ पे देखिए प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, मतलब प्लांट के जो सेल हैं उनका जो वॉल है वो किससे बना हुआ है? वो सेल्यूलोज से बना हुआ है, तभी ये यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन सेल्यूलोजिक। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। और इनकी सेल वॉल जनरली किससे बनी हुई होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, ये लिख लो आप कहीं पे, पेप्टिडोग्लाइकेन। वीडियो आगे चला जाएगा फिर आपको याद नहीं रहेगा। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन, एंड उसके अंदर और भी एक कंपोनेंट होता है टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड। नाउ सेकंड प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन सम। अब ये इन सम क्यों बोल रहे हैं? देखिए तो जनरली प्रोटिस्टा के 4 प्रकार होते हैं, प्रोटिस्टा के 4 प्रकार होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, फंजा लाइक प्रोटिस्टा एंड यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के 4 प्रकार होते हैं। अगर प्लांट जैसे प्रोटिस्टा होंगे तो उनके अंदर सेल वॉल होगा, एनिमल जैसे प्रोटिस्टा होंगे तो उनके अंदर सेल वॉल नहीं होगा, फंजाई जैसे होंगे तो उनके अंदर सेल वॉल होगा, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होता है। ओके, एंड देन थर्ड वन फंजाई। फंजाई ऑल्सो possess सेल वॉल बट इट इज विदाउट सेल्यूलोज। जनरली फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? काइटिन। यहाँ पे दिया हुआ है नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब इसका मतलब क्या, हमें और कोई ढूंढना ही नहीं क्या? ऐसा नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो मेहनत करके आया हूँ, मैं पूरा मेरा होमवर्क करके आया हूँ, आप भी लोग सपोर्ट दोगे तो अब दिल्ली दूर नहीं। आप मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट लाके रहेंगे हम। काइटिन से बना होता है फंजाई का सेल वॉल, याद रखो। प्लांट का सेल्यूलोज से बना होता है, प्लांट में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ऐसे काफी सारे केमिकल होते हैं। एनिमल के अंदर तो सेल वॉल डायरेक्टली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये सेकंड कैरेक्टर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड कैरेक्टर की तरफ। सो थर्ड कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देखिए अगर न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक क्यों है? क्योंकि अंदर न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है ना। तो ये देखिए एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट। इन सभी के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होना चाहिए डेफिनेटली। क्लियर हो गया यहाँ पे? फिर फोर्थ कैरेक्टर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नाउ जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर, फिक्स इट इन माइंड। हाँ, नाउ प्रोटिस्टा आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर, मीन्स सेल्युलर। अब देखो ये एक चीज, प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल होने के कारण बैक्टीरिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप दिखाते हैं, मतलब ये कैरेक्टर शेयर करते हैं। और प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटी और एनिमल के साथ कौन सा कैरेक्टर शेयर करते हैं? एज अ यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा और इन सभी के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये सभी चारों न्यूक्लियस वाले हैं। तो प्रोटिस्टा इन तीनों के साथ न्यूक्लियस वाला कैरेक्टर शेयर करते हैं, और प्रोटिस्टा मोनेरा के साथ कौन सा कैरेक्टर शेयर करते हैं? एज ए सिंगल सेल। अब यहाँ पे देखिए फंजाई आर हैविंग अ मल्टी सेल्यूलर, फंजाई भी मल्टी सेल्यूलर है, प्लांटी भी मल्टी सेल्यूलर है और एनिमल भी मल्टी सेल्यूलर है। सिर्फ डिफरेंस है कि फंजाई हैव अ लूज टिश्यू, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो दिस इज द मशरूम। ठीक है, तो मशरूम ऐसे होते हैं, ये बटन मशरूम, यहाँ पे लाइनिंग्स वगैरह होती है। सो दिस इज हैविंग अ you can say loose tissue. Now plant are having a tissue as well as organ, but plant don't have a organ system. लेकिन हमारे ह्यूमन में है, like we have a cell, we have a tissue like epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, और उससे क्या बनते हैं हमारी बॉडी में? ऑर्गन बनते हैं, like a brain, heart, kidney, liver, pancreas, etc etc. और इन सभी से मिलके हमारी बॉडी में क्या बनती है? सिस्टम, लाइक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग विद माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, मींस आई मीन टू से फेरिंग्स, इसोफेगस, ऐसे ऐसे करके नस तक। तो ये ऑर्गन सिस्टम है ना, हमारी बॉडी में काफी सिस्टम से ऑर्गन। देन लास्ट कैरेक्टर इज, कौन सा कलर सिलेक्ट करें? चलो, लास्ट कैरेक्टर इज
मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार के होते हैं. लाइफस्टाइल होते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक या तो हेटेरोट्रोपिक. लेकिन यहाँ पे काफी कैरेक्टर दिया मैं आपको बताता हूँ. मोनेरा, यहाँ पे देखिए ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक. ऑटोट्रोपिक कीमोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है खुद का फूड बना सकते हैं, और अगर ये कीमोसिंथेटिक है तो मतलब केमिकल रिएक्शन से फूड बना सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड बना सकते हैं. क्लियर हो गया? और आगे ये क्या है? हेटेरोट्रोपिक मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ नहीं, 99% बैक्टीरिया जो है ना वो हेटेरोट्रोपिक ही हैं. कुछ ही बैक्टीरिया हैं जैसे ब्लू ग्रीन अलगी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जैसे थायोबैसिलाए, फेरोबैसिलाए आयरन यूज करके फोटोसिंथेसिस आयरन यूज करके अपना फूड बना सकते हैं. ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा. और फिर यहाँ पे देखिए सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक मतलब मान लो किसी की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी को ऐसे ही रख दिया तो डिकम्पोजिशन होगा. तो डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं. तो बैक्टीरिया और फंजाई दोनों के अंदर सेप्रोफाइटिक कैरेक्टर होता है. देखिए यहाँ पे फंजाई के अंदर सेप्रोफाइटिक है. और पैरासाइटिक. पैरासाइटिक मतलब इन्फेक्शन कोज करने वाला. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप इन्फेक्शन कोज करने वाले बैक्टीरिया? यस, लाइक टाइफॉइड. साल्मोनेला टाइफी causes typhoid. Then you can say syphilis, Treponema pallidum which causes syphilis, which हमें उसे हिंदी में गुप्त रोग भी कहते हैं. तो ये बैक्टीरिया है. लाइक कोलेरा, विब्रियो कोलेरी विच causes कोलेरा. अब ये देखिए प्रोटिस्टा, यहाँ पे ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है. यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक भी है. ऑटोट्रोपिक कौन होंगे? जो प्लांट वाले होंगे वो ऑटोट्रोपिक होंगे, और जो एनिमल जैसे होंगे वो हेटेरोट्रोपिक होंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा में तो 4 कैटेगरी है ना. यहाँ पे उन्होंने एक गलती की है, यहाँ पे उन्होंने सेप्रोफाइटिक भी देना चाहिए. क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए गाइस? क्योंकि यहाँ पे फंजाई जैसे भी है ना प्रोटिस्टा, फंजाई जैसे भी प्रोटिस्टा है तो वो सेप्रोफाइटिक भी हो गए. गारंटेड लिख लो आप, ये होगा. उन्होंने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इट इज ओके, बट प्रोटिस्टा आर ऑल्सो फंजाई लाइक. और फंजाई जैसे हैं तो उनके फंजाई के कैरेक्टर आएंगे ही. और फंजाई और बैक्टीरिया दुनिया के यही 2 सबसे फेमस डिकम्पोजर हैं. अब यहाँ पे देखिए फंजाई, दे आर हेटेरोट्रोपिक बिकॉज दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस. ये खुद का फूड नहीं बना सकते, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, खुद का फूड नहीं बना सकते, तो ये ऑटोट्रोपिक नहीं है, ये है हेटेरोट्रोपिक. और हेटेरोट्रोपिक में देखो कैसे हैं, एक तो सेप्रोफाइटिक मतलब डिकम्पोज करने वाले, पैरासाइटिक मतलब इन्फेक्शन करने वाले. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो फंजाई का जो इन्फेक्शन कोज करते हैं? यस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरियम. ये जो फंजाई है ना वो फंजाई, ये जो फंगस है वो फंजाई कैटेगरी में आएंगे. फिर प्लांटी, दे आर ऑल ऑटोट्रोपिक. कौन कौन आएंगे इसमें? अलगी और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म. ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में. और एनिमेलिया सिर्फ हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब होलोजोइक, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले. इन्होंने सेप्रोफाइटिक कैरेक्टर भी दिया हुआ है. So this is all about characteristics of 5 domain system or 5 kingdom system of classification given by R.H. Whittaker. Thank you R.H. Whittaker sir, you have classified every organism. Just because of that we are nowadays we are learning it. Otherwise अगर आपने ये नहीं किया होता तो शायद आज तक कोई वो कर पाता या नहीं. But he has, R.H. Whittaker has classified every organism in a fabulously in 5 category. Thank you.